हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हैं समान पात्रता परीक्षा, इंग्लिश में बोले तो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना। ये आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी प्लस ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। इसकी जो परीक्षा की स्कीम है बिल्कुल सेम है। उन दोनों में प्रश्नों की संख्या कितनी है, 150 है। कुल अंक कितने हैं, 300 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर का ज्ञान आपके सिलेबस का एक टॉपिक है। ये जो आपके सामने सिलेबस है ये किसका है, सीनियर सेकेंडरी का SS, ठीक है। और ये दूसरा वाला सिलेबस किसका है, ये है ग्रेजुएशन लेवल का। यहाँ भी ये देख सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है दोनों में बिल्कुल सेम टॉपिक है। फिर उसके बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यहाँ तक तो ये टॉपिक बिल्कुल सेम है दोनों में। फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो, उसके बीच में जो रिलेशनशिप है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये बतानी है आपको, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये पूछे जा सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल वाले में। ये दो टॉपिक क्या है, एक्स्ट्रा हैं। उसके अलावा ये जो तीसरा टॉपिक है बिल्कुल कॉमन है दोनों में, MS ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, है ना। ये दोनों में आपको सेम पढ़ना है। तो आपका क्या है 80% सिलेबस तो क्या है बिल्कुल सेम है दोनों के लिए, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हों चाहे सीनियर सेकेंडरी लेवल की तैयारी कर रहे हों। तो आ जाइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने स्पीड, एक्यूरेसी ये देखे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटेलिजेंसी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, वर्सिलिटी, फिर उसके बाद में ऑटोमेशन देखा था, फिर स्टोरेज देखा था और इनको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद में हमने कंप्यूटर की मूल संरचना, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर देखा था। उसमें इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है किस तरीके से ये बता रखा है ये सारा देखा था। फिर डेफिनेशन देखी थी हमने कंप्यूटर की, जिसमें अपन ने ये देखा था कि कंप्यूटर को निम्न क्षमताएँ होती हैं कौन कौन सी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इसके बारे में समझा था। फिर हमने डेटा के बारे में पढ़ा था और इसमें से आपके एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं एग्जाम में। क्या बनेगा, अरेंज द ऑर्डर, कौन सा, डेटा इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में। फिर उसके बाद में कंप्यूटर का इतिहास देखा था, जिसमें अबेकस हमने समझा था। फिर नेपियर बोन्स का ये वाला स्ट्रक्चर समझा था जिन्होंने इन्वेंशन किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्लाइड रूल देखा था अपन ने। फिर उसके बाद में पास्कल का गणन यंत्र देखा था। फिर लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर देखा था। मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनवाया था, ये बनाया था ये लेबनीज ने बनाया था। फिर जैकार्ड लूम हैंडलूम आप नाम सुनते ही हैं, हैंडलूम मतलब वीविंग मशीन, ये किसने बनाई थी, जैकार्ड लूम ने बनाई थी, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में चार्ल्स बेबेज अपन ने इसको डिटेल में समझा था। फिर बेबेज का एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ये दो अपन ने देखे थे। जो डिफरेंस इंजन है एक तरीके से ये स्टीम इंजन है, भाप से चलता था और इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन ये इन्होंने बनाया था। करीब 18 साल लग गए थे इनको ये बनाने में, अपग्रेडेड वर्जन जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया था, ठीक है। ये पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। फिर हमने देखा था हेलोरिथ सेंसर टेबुलेटर, ये आपके सामने है पूरा मार्क 1 अपन ने देखा था कंप्यूटर, ठीक है। फिर अपन ने ENIAC, एडवेक और यूनिवेक कंप्यूटर्स देखे थे ये पूरे, और ये कौन से हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो हमने चैप्टर 1 कंप्यूटर का जो CET के लिए सिलेबस चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ये दो चैप्टर्स ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। अब देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर जनरेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर जनरेशन। इससे पहले हमने देखी चैप्टर 1 कंप्यूटर जो आपका सिलेबस है CET के लिए, उसका चैप्टर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर को हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने चैप्टर 2, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग रैम रोम, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो आज हम इसका देखने जा रहे हैं पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट देखेंगे आज इसका चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 भी हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज से हम इसका करने जा रहे हैं चैप्टर 1, जिसमें हम इसी को ही जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर है उसको आगे से देखेंगे, जिसमें हम जनरेशन देखेंगे, हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, विशेषता, उदाहरण, ये चार्ट से समझेंगे पूरा का पूरा। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है पर अभी बिल्कुल ईजी बना देंगे आपके लिए और आपको क्लास में ही याद करा देंगे। तो आ जाइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम कंप्यूटर जनरेशन का समय देखें तो हमें सबसे पहले समय पता होना चाहिए। अब यहाँ 1942, 55, 64, 64 से 75, 75 से 89 चतुर्थ और 89 से लगातार जो चल रहा है वो कौन सा है, पंचम 5th जनरेशन चल रही है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए जनरेशन का जो समय है प्रथम जनरेशन है। अगर आप देखिए यहाँ पर 1942 से 1955 तो अपन इसको बोल सकते हैं 1950, इन दोनों के बीच का समय करीब करीब, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। फिर सेकंड जनरेशन की हम बात करें तो ये कौन सा है, 1960, ठीक है। इन दोनों के बीच के 55 और 64 के बीच में 1960 आएगा। फिर हम थर्ड जनरेशन की बात करें, तृतीय जनरेशन, ठीक है। तो ये कब दिख रहा है आपको, 1970 के बीच का,
ठीक है, 1970 ही तो दिख रहा है इसके बीच में। फिर फोर्थ जनरेशन में बात करें तो 1980, क्योंकि 1975 से 89 के बीच में कौन सा आएगा, 1980। फिर पंचम जो श्रेणी है, प्रथम जनरेशन कंप्यूटर कब से, 1989 से, मतलब हम ये बोल सकते हैं 1990 से कंटिन्यू चले आ रहे हैं ये। तो आप यहाँ देखिए, आपने जनरेशन का समय देखा तो 50, 60, 70, 80, 90, तो ये कौन से पीरियड दिखाई दे रहा है अपन को, ये राउंड फिगर में अपन इसको याद कर सकते हैं। और उसके बाद हमको क्या करना है, 7-8 साल आगे और 5 मतलब 5 साल के आसपास का गैप रखकर दोनों आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे 1945 से 1955 भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। पर 1942 से 1955 है, तो मतलब याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, हालांकि आपको ये याद ही रखना है। अब ये देखिए यहाँ पे प्रथम श्रेणी के, है ना, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, ये इनमें क्या होता था, इनमें होती थी वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब पे काम करते थे। इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी होती थी, सेकेंडरी स्टोरेज होते थे और पंच कार्ड का प्रयोग होता था। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैक्यूम ट्यूब, ये आपको याद रखना है। प्रथम श्रेणी के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या इस्तेमाल होता था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के जो कंप्यूटर्स थे उनमें क्या इस्तेमाल होता था, उनमें होते थे ट्रांजिस्टर्स, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ट्रांजिस्टर्स कौन से में थे, सेकेंड जनरेशन में। अब इसको याद रखने की ट्रिक कैसे है, देखो, प्रथम श्रेणी है VT, वैक्यूम ट्यूब बोलेंगे, और ये T दूसरे बार में आ रहा है तो T यहाँ दे दीजिए, ठीक है। दूसरे में क्या हो गया, ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग हो रहा था यहाँ पर, ऐसे बोलेंगे तो ये लिखा नहीं जा रहा यार, एक सेकेंड, ठीक है। दूसरे में क्या हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गए। अब तीसरा है, ट्रांजिस्टर्स की जगह पर क्या आ गए थे, यहाँ पे IC आ गया था, IC बोलो, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चौथे में क्या हो रहा था, VLSI का और ULSI का उपयोग हुआ था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे इस्तेमाल होने लगे थे चतुर्थ में। पाँचवें में क्या था, अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जगह पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग होने लगा था। तो ये सर्किट्स हैं, ये हार्डवेयर हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि वैक्यूम ट्यूब जो थे, VT हमारे फर्स्ट जनरेशन था, T से ट्रांजिस्टर्स ये सेकंड जनरेशन में आया, फिर ये आए IC जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है हमारी, IC चिप होती है, उसकी बात कर रहा है, फिर VLSI, फिर ULSI, ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। पहले में अपन ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज और पंच कार्ड। अब वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर क्या आ गए थे, ट्रांजिस्टर्स आ गए थे सेकंड जनरेशन में। आंकड़ों की निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग होने लगा था। तो यहाँ पर एक और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग हो रहा था। तीसरे में ट्रांजिस्टर्स के स्थान पर क्या हो रहा था, IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जा रहा था। फिर बड़ी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज का प्रयोग किया गया था। ये कौन से में, थर्ड में। फिर आ जाइए फोर्थ जनरेशन वाले में, देखिए VLSI का तथा ULSI का उपयोग हुआ था। पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया के रूप में मैग्नेटिक टेप्स, कौन सी, फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग होने लगा था। फ्लॉपी डिस्क अगर किसी ने देखी तो इस तरह की होती थी, और यहाँ पर होती थी एक इस तरह की पत्ती, और इसमें होता था छेद, ठीक है, ये आगे पीछे घूमती थी, और अंदर एक इस तरीके से सर्कल में जो हमारी होती है ना डिस्क होती है, उस तरह की पतली सी प्लास्टिक की डिस्क होती थी, ठीक है। इस पर बहुत कम डेटा स्टोर होता था। VLSI है ना, VLSI। अब इसमें क्या है, स्टोरेज के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रयोग होने लगा, है ना, जिसे हम बोलते हैं CD, ठीक है। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग होने लगा था। अब ये देखिए सॉफ्टवेयर कौन कौन से, प्रथम जनरेशन है उसमें मशीन एंड असेंबली भाषा का। अब देखिए मैं एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको ये थोड़ा समझ में आ सके, है ना। अब देखिए सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में प्रथम जनरेशन में कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल होता था, मशीन एंड असेंबली भाषा, स्टैंडर्ड प्रोग्राम संकल्पना, इसका प्रयोग होता था। दूसरे में कौन सी थी, बैच ऑपरेट सिस्टम, ठीक है। जैसे जो CET ग्रेजुएशन लेवल है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कब से आए थे, द्वितीय श्रेणी से। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कब से देखेंगे तो ये पूछा जा सकता है आपके वहाँ पर, है ना। वैज्ञानिक एवं वाणिज्य एप्लीकेशन, है ना, साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस का प्रयोग हुआ था सेकंड जनरेशन में। तृतीय जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, इसके अंदर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी। हाई लेवल मशीन लैंग्वेज कहाँ थी, थर्ड जनरेशन में। हाई लेवल मशीन जनरेशन, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। अगर हम बात करें असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज प्रथम जनरेशन की, ठीक है। और हाई स्टैंडर्ड, ठीक है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग कब हुआ था, थर्ड जनरेशन में हुआ था। असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज की बात करें तो ये किस में थी,
प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। चतुर्थ में VLSI पर ये देखा था, इसमें कौन सी सी प्रोग्राम भाषा है, कौन सी, ये सी। फोर्थ में कौन सी आ गई थी, सी प्रोग्राम आ गई थी। PC आधारित एप्लीकेशन थी और नेटवर्क आधारित एप्लीकेशन थी। PC होता है पर्सनल कंप्यूटर जो अपने घरों में होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पंचम जो लगातार चला रहा है 1989 से, इसमें क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, मल्टीमीडिया और इंटरनेट आधारित एप्लीकेशंस का प्रयोग हो रहा है। अब इसकी विशेषताएं देखें। प्रथम की तो देखो आकार में बहुत बड़े होते थे, वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग होते थे, इनका मतलब उत्पादन कठिन व महंगा होता था। इस एग्जाम्पल ENIAC, SDEC, EDSEC मतलब यूनिवेक, ठीक है। तो ये अपन ने अभी देखे थे थोड़ी देर पहले, ये वाले मैं आपको दिखा देता हूँ, ENIAC, एडवेक और यूनिवेक, है ना। ये सारे कौन से, प्रथम श्रेणी के हो गए। उसके बाद में द्वितीय श्रेणी के मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि करी गई, जो स्टोरेज कैपेसिटी थी उसको बढ़ाया गया। तीव्र इनपुट आउटपुट, वाणिज्य उत्पादन कठिन व महंगा था। एग्जाम्पल हो गए हनीवेल, IBM, CDC। फिर तृतीय श्रेणी के छोटे, तीव्र और छोटे होने लगे, थोड़े तेज फास्ट स्पीड आ गई इनके अंदर, और छोटे और विश्वसनीय थे। इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस थी इनके अंदर। PDP, CDC, PDP इन्होंने ही डेवलप किया था। फिर चतुर्थ श्रेणी के छोटे वहनी का मतलब इनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान था, विश्वसनीय था। इस पर अपन क्या हो सकते थे, विश्वास कर सकते थे। इनकी जो कैलकुलेशन थी काफ़ी सटीक थी। वाणिज्य उत्पादन में आसान थे ये, ठीक है, क्योंकि छोटे होंगे तो बिल्कुल इनका कॉमर्शियल उपयोग ज़्यादा किया जा सकता है ना, बनाए मैन्युफैक्चरिंग आसानी से कर सकते थे। वाणिज्य उत्पादन में और ज़्यादा आसान कर दिया गया। पोर्टेबल कंप्यूटर्स ले आए, अत्यधिक शक्तिशाली बना दिए गए। आज आपका जो फ़ोन है वो भी क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर ही है जो बहुत ज़्यादा तेज़ है, जैसे IBM नोटबुक, पेंटियम, परम, ये आपने देखे। आ जाइए उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें। एनालॉग कंप्यूटर हो गए, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। 3 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। हाइब्रिड कौन से होंगे, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के मिक्सचर में लेंगे, ठीक है, उन्हें कौन सा हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाएगा। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कभी गाड़ी चलाई होगी, आपकी मोटरसाइकिल, एक्टिवा कुछ होगी, और उस पर इस तरीके का कांटा होता है, ठीक है। ये नंबर लिखे होते हैं 0, 10, 20, मैं लिख देता हूँ 30, 40, 50। तो ये जो कांटा है, जैसे आप गाड़ी चलाएंगे तो ये कांटा क्या करेगा, मूव करेगा, है ना। जैसे 20 की स्पीड में, 50 की स्पीड में, 60 की स्पीड में, 70, 80, इस तरीके से आगे पीछे करता है ये, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये टायर के घूमने से, इसमें क्या है, एक मोटर सी लगी हुई है, जैसे जैसे टायर घूमेगा रोटर घूमेगा, और रोटर से ये वाली चीज़ घूमेगी, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, ये एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं, इसे स्पीडोमीटर बोला जाता है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्य करती है ना, जो सिग्नल्स चलते हैं वो किस फॉर्म में चलते हैं, वो इस तरीके से चलते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन, इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होता है। बिजली के प्रवाह के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर्स काम करते थे। वे कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल इनपुट लेते हैं, इसमें विद्युत के एनालॉग के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसकी गति कैसी होती है, धीमी होती है। उदाहरण के वोल्टीमीटर और स्पीडोमीटर। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जिसमें 0 से 1 इनपुट लेते हैं। मैं एक बार ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर्स का भी डायग्राम बना के दिखाया जा सके कि होते क्या हैं, ठीक है। अब देखिए अपन ने एनालॉग में देखा था कि इस तरीके से जो फ्लो हो रहा है करंट का, वो इस तरीके से अप एंड डाउन मतलब प्लस एंड माइनस की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। अब डिजिटल जो कंप्यूटर्स हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्लॉक्स बनते हैं, गैप छोड़ छोड़ के। अगर 1 है तो ये ब्लॉक हो जाएगा, 0 है तो खाली रह जाएगा, है ना। इस तरीके से अगर जैसे 1 1 2 बार है तो 2 ब्लॉक बन जाएंगे, फिर 2 0 है तो जो 0 1 0 1 कोड पे कौन से आधारित होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स आधारित होते हैं। बस आपको इतना याद रखना, 0 1 0 मतलब जिसमें डिजिट्स होते हैं, नंबर होते हैं, उसमें कौन सा काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर काम करता है। इसमें 0 1 इनपुट लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर सभी डेटा का डिजिट्स में प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, डिजिट्स में ही शो होता है। डिजिटल कंप्यूटर 4वीं व 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं। 4th एंड 5th टाइप के कंप्यूटर्स जिसमें अपन ने क्या देखा था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड ULSI, ठीक है। VLSI एंड ULSI देखा था अपन ने, यही वाली चीज़ है। ये कंप्यूटर केवल संख्याओं पर कार्य करते हैं। ये सभी कार्य केवल 0 1 संख्या में ही करते हैं। मतलब डिजिटल कंप्यूटर की गति कैसी होती है, तेज होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है। डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी संख्या का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। अब जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, इसके भी बहुत सारे प्रकार आ गए। आप देखिए सुपर कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया।
आ जाइए इनको देखते हैं। सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करते हैं, ये सब आप जानते हैं। ये आकार में कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, रूम साइज से भी बड़े बड़े कंप्यूटर। क्रे 1, क्रे 2, इनका निर्माण 1978 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ये मुख्यतः अंतरिक्ष अनुसंधान, जो आउटर स्पेस रिसर्च करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है ना। और इसके एग्जाम्पल हैं, एक सेकंड में क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको अच्छे से समझाया जा सके। ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। अब आ जाइए, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए, आपने नाम सुना होगा परम सिद्धि। तो आपको ये बताना है ये किस देश ने डेवलप किया है। परम सिद्धि है इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है ना, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। अगर हम बात करें दुनिया का, वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर किस देश ने बनाया है, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं USA, ठीक है, और जापान और चाइना, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि किसने दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर बनाया है। US ने बनाया है, जापान ने बनाया है, चाइना ने बनाया है। और दुनिया का जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, उसका नाम मैं आपके सामने लिख देता हूँ, फ्रंटियर, FR, आजा भैया, है ना, फ्रंटियर। कब डेवलप किया गया है? 2022 के अंदर डेवलप किया गया है। जो वर्ल्ड का सेकंड सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर है उसका नाम है फूगाकू, ठीक है। नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है कि किस देश ने डेवलप किया होगा ये, तो फूगाकू, ठीक है। ये कब डेवलप किया गया था? 2020 के अंदर। देखिए, फ्रंटियर जो है USA का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, 2022 में डेवलप किया गया है। और फुगागो किसका है? जापान का है, जो 2020 में डेवलप किया गया था। जो फ्रंटियर है ये कितना पेटाफ्लॉप्स कैलकुलेशन कर सकता है एक सेकंड में? 1102। ये बहुत ही ज़्यादा तेज कैलकुलेशन है, 1002 पेटाफ्लॉप्स PF। ये पेन चल नहीं रहा है ना, पेटाफ्लॉप्स कैलकुलेशन कर सकता है। और फुगागो कितनी कर सकता है? 445। ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद रह जाएगा एग्जाम में, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन से होते हैं। ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तुलना में धीमी गति से कार्य करते हैं। अपन ने सुपर कंप्यूटर देखा, ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं। ये हो गया एग्जांपल सुपर कंप्यूटर का। और ये वाले कौन से हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक कमरे के बराबर होते हैं। और सुपर कंप्यूटर कई कमरों के बराबर बड़े होते हैं, है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर डेटा स्टोरेज और सर्वर के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका आकार कैसा होता है? लगभग एक कमरे के जितना होता है। और इनका उपयोग कहाँ होता है? बैंकिंग, अनुसंधान, मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं, रक्षा, सिक्योरिटी, अंतरिक्ष, है ना, स्पेस साइंस, इनके क्षेत्र में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है। उदाहरण में IBM की एग्जांपल्स हो गए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मिनी कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? ये छोटे कंप्यूटर होते हैं, पर इनमें क्या होता है? एक से अधिक प्रोसेसर के उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन सर्वर कंप्यूटर के लिए मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कैंपस बिल्डिंग है, अब यहाँ पे क्या होगा? मिनी कंप्यूटर्स का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। जैसे अलग अलग लेन है, तो यहाँ पे एक मिनी कंप्यूटर बना दिया और उन चारों लोगों को इसी एक मिनी कंप्यूटर से जोड़ दिया है, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, वर्तमान में हम क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अपने घर में यूज़ करते हैं ना। जैसे हम क्या बोलते हैं? PC, लैपटॉप, पाम टॉप क्या होता है? टैबलेट। आपके हाथ में एक टैबलेट होती है ना, उसको पाम टॉप बोला जाता है। अब देखिए, इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, एक ही तो होता है इसके अंदर, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। चाहे उसको आया, जैसे इंटेल का i3, i5, ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिसे आसानी से टेबल पे रखा जा सकता है। हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं घरों में? माइक्रो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, आप पढ़ रहे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए, हमने एक मूवी का नाम पढ़ा था, टर्मिनेटर मूवी में हमने ये देखा था कि एक मशीन है, ठीक है। इस मशीन में हमें कंप्यूटर की और प्लस ह्यूमन बींग्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें देखने को मिलती है, इंसानों की, मनुष्य की, है ना। तो हमने ये बोला था कि जब किसी एक चीज़ के अंदर अलग अलग फॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं तो उसे क्या बोला जाता है? हाइब्रिड बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो कंप्यूटर्स हैं जिसके अंदर एनालॉग सिग्नल, मतलब जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स थे, और डिजिटल सिग्नल जो अभी नए ज़माने के कंप्यूटर हैं, अगर इसमें हमें ये दोनों फॉर्म देखने को मिलती हैं, जिसमें एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स का प्रयोग करती हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर्स बोलेंगे। अब ये क्या करते हैं? देखो, इनपुट जो डेटा लेती हैं या आउटपुट करती हैं, वो किस में करती हैं? एनालॉग सिग्नल्स में करती हैं। ये आपको देखना, इनपुट एंड आउटपुट अगर डेटा ले रही हैं या दे रही हैं, तो वो कौन से सिग्नल्स का प्रयोग कर रही हैं? एनालॉग सिग्नल का। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग की, अगर ये प्रोसेसिंग कर रही हैं किसी डेटा को, तो वो किस फॉर्म में कर रही हैं? डिजिटल फॉर्म में कर रहा है।
तो ये कौन से हो जाएंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर्स हो जाएंगे। ये किस बेसिस पे काम करते हैं, ये तापमान, दाब मतलब प्रेशर, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उसके जो कोर्स होते हैं उसके बेसिस पे ये कार्य करते हैं। साथ साथ इसके अंदर जो संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, नंबर्स कौन से, 0 1 0, एक सेकेंड में दोबारा लिख देता हूँ, 0 1 0 0 1 1, इस तरीके जो नंबर्स होते हैं वो किस पे, डिजिटल सिग्नल कार्य करते हैं। तो ये संख्याओं के आधार पर भी कार्य करता है, तो ये डिजिटल कार्य, तो ये दोनों में काम करता है। एनालॉग सिग्नल्स कौन से होते हैं, जो इस तरीके से अप एंड डाउन, प्लस और माइनस दोनों तरफ जाते हैं, है ना, अप डाउन करते रहते हैं। तो ये एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नलों पे काम करते हैं, तो इन्हें हाइब्रिड बोला जाता है। आज ये नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कंप्यूटर सिस्टम को 3 यूनिट में बांटा गया। कौन कौन से यूनिट, इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। जो इनपुट यूनिट होता है वो क्या होता है, जैसे आपके पास होगा कीबोर्ड, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास होगा मॉनिटर, और यहाँ पर आपके पास ये बीच वाला जो सिस्टम है ये आपको हो गया CPU, ठीक। तो आपने कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करा, फिर वो कहाँ गया, कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर चला गया, वो उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट में रिफ्लेक्ट करेगा, और जो आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो ये किसके पार्ट हो गए, कंप्यूटर सिस्टम को 3 यूनिट में बांटा गया। इनपुट यूनिट जिससे अपन डेटा को एंटर करेंगे, सिस्टम यूनिट जो उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट यूनिट जो उसे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब जो सिस्टम यूनिट होता है उसमें सेकेंडरी एंड प्राइमरी क्या होती है, मेमोरीज होती हैं। CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। ALU क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। आज ही इनके बारे में देखते हैं आगे। अब देखिए इनपुट का काम क्या होता है। इनपुट जो अपन ने डेटा कंप्यूटर में एंटर किया है ना, जिससे किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके, तो उसे क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। ये यूज़र के डेटा को क्या करता है, पढ़ता है और कंप्यूटर को समझने लायक सूचना बनाता है कि कंप्यूटर उसे समझ सके, और बाद में उसे कन्वर्ट करके वो आपको क्या करता है, सप्लाई कर देता है डेटा को। अब आज ये देखो सिस्टम यूनिट, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है, आज ये देखते हैं। CPU का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है ना। इसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, कैसा, एक छोटा सा प्रोसेसर लगा होता है। आपके घरों में होता है ना, एक इस तरीके की चौकोर से डिवाइस होती है। आपने कभी देखा नहीं है, जब आप मदरबोर्ड खोलेंगे तो मदरबोर्ड में लगी होती है माइक्रो प्रोसेसर। इसमें एक बोर्ड होता है जिसे क्या बोला जाता है, मदरबोर्ड बोला जाता है। और कंप्यूटर की पहचान किससे होती है, CPU से होती है, CPU से होती है, मतलब, है ना, कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सिस्टम यूनिट को, SU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। साथ में इसमें एक प्रोसेसर लगा होता है, इसमें एक मदरबोर्ड होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं ना। मदरबोर्ड कहाँ लगी होती है, सिस्टम यूनिट में लगी होती है। आज ये नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए अब देखते हैं CPU के भाग। देखो CPU को 3 भागों में बांटा गया। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा से बांटा गया है मेमोरी में। आ जाइए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, इसका उपयोग गणितीय गणना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में किया जाता है। है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में किसका प्रयोग किया जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं वो कहाँ मिलेंगे हमें, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स में मिलेंगे। जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, ये तार्किक क्रिया के अनुसार, अगर आपने इसको डेटा दे रखा है और वो तार्किक क्रियाओं के अनुसार क्या हो, उनमें तुलना भी कर सकता है। तो ये काम कौन करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट करता है। फिर दूसरा आ जाइए कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है ना। इसको कंप्यूटर का क्या बोला जाता है, इसको कंप्यूटर का हार्ट भी बोला जाता है, HENT। कंप्यूटर का दिल किसे बोला जाएगा, कंट्रोल यूनिट को बोला जाएगा। ये मेमोरी एंड ALU को सेवाएं देता है ना। ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो गया, और जो तीसरे नंबर का मेमोरी पढ़ेंगे तो इनको कौन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड करता है। आपको अच्छे से याद करना ये, है ना, इनको सर्विस कौन देता है, कंट्रोल यूनिट देता है। अर्थमेटिकल कार्य एंड ALU के पास भेज देगा, और बाकी बचे हुए कार्य किसके पास भेज देगा, मेमोरी के पास भेज देगा। ये काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, अभी 1 सेकंड पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। बताइए कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सिस्टम यूनिट को कहा जाता है। किसको, सिस्टम यूनिट, ठीक है। सिस्टम यूनिट को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन। अगर हम हार्ट की बात करें तो किसको बोला जाता है, कंट्रोल यूनिट। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हार्ट किसको बोला है, कंट्रोल यूनिट को। सिस्टम यूनिट को क्या बोला गया, ब्रेन बोला गया। मेमोरी क्या होती है, देखो मेमोरी डेटा प्रोग्राम को प्रोसेस करने से पहले जो भी आपके पास डेटा होता है उसे काम भेजते हैं मेमोरी में सेव किया जाता है। अब मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। हिंदी में बोले तो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया। पहला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है रैम की। दूसरी है रोम,
रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इन्हें हम बहुत अच्छे से देखेंगे। साथ में द्वितीय मेमोरी का सिर्फ एग्जाम्पल से देखेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, है ना। तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्या करें, वीडियो को जरूर शेयर कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।